Good morning to all. Welcome to the TSN school. Today I am going to explain class 6 science chapter number 9. The name of this chapter is the living organism and their surrounding. In my previous video I have completed this part and now I am going to explain the topic is habitat. Now please underline it. It is a very important lines. The surrounding where organisms live is called habitat. The organism depend for their food, water, air, shelter and other needs on their habitat. ठीक है, हैबिटेट वो जगह है जहाँ पर कि कोई ऑर्गेनिज्म रहता है, उसके चारों तरफ का जो वातावरण है वो क्या कहलाता है, हैबिटेट कहलाता है। और जो ऑर्गेनिज्म होता है बेटा वो अपने खाने के लिए, पानी के लिए, हवा के लिए और उसके रहने वाले जगह के लिए, निवास के लिए किस पे डिपेंड होता है, उसके हैबिटेट पे ही निर्भर होता है। ओके, नाउ नेक्स्ट है हमारे पास में द प्लांट्स एंड द एनिमल्स दैट लिव ऑन लैंड आर सेड टू लिव इन टेरेस्ट्रियल हैबिटेट। जो ज़मीन पर एनिमल्स और प्लांट्स पाए जाते हैं तो उनके लिए हम कहते हैं कि भाई ये टेरेस्ट्रियल हैबिटेट है इनका। सम एग्जांपल्स ऑफ द टेरेस्ट्रियल हैबिटेट आर फॉरेस्ट, ग्रासलैंड एंड डेजर्ट। ठीक है, तो जंगल हो गए या घास के मैदान हो गए या रेगिस्तान हो गए, माउंटेन्स रीजन हो गया, कोस्टल रीजन हो गया, तो ये सब किस में आते हैं बेटा, ये सब आते हैं हमारे टेरेस्ट्रियल रीजन के अंदर। ओके, अंडरलाइन कर लें आप इसको। नाउ नेक्स्ट है हमारे पास में, नेक्स्ट दिया है, अंडरलाइन कर लें। ऑन द अदर हैंड द हैबिटेट ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स दैट लिव इन वाटर आर कॉल्ड एक्वेटिक हैबिटेट। पानी के अंदर पाए जाने वाले एनिमल्स और प्लांट्स के लिए हम कहते हैं कि ये इनका जो हैबिटेट है वो एक्वेटिक हैबिटेट है ना, यानी पानी के अंदर पाए जाने वाले प्लांट्स और एनिमल्स के लिए हम क्या कहते हैं कि ये एक्वेटिक हैबिटेट के अंदर रहते हैं। पॉन्ड्स हो गए, लेक्स एंड रिवर्स एंड ओशियंस, ये सभी जो है वो एक्वेटिक हैबिटेट के एग्जाम्पल्स हैं। तो आप इसको यहाँ पे अंडरलाइन कर लें कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द टेरेस्ट्रियल हैबिटेट एंड द एक्वेटिक हैबिटेट, और इसके बाद में इसके एग्जाम्पल्स भी हमारे लिए इम्पॉर्टेंट हैं। नाउ दिस इज़ ट्रू फॉर ऑल एक्वेटिक हैबिटेट एज वेल। The living things such as plants and animals in a habitat are its biotic components. Various non-living things such as rock, soil, air and water in the habitat constitute its अबायोटिक कंपोनेंट्स। अब यहाँ से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पुटअप हो रहा है बेटा आपका, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द बायोटिक कंपोनेंट्स एंड द अबायोटिक कंपोनेंट्स। तो बायोटिक कंपोनेंट्स के अंदर हम लोग क्या लेते हैं बेटा, ये ध्यान रखना, लिविंग थिंग, जितनी भी लिविंग थिंग्स हैं दे आर ऑल इंक्लूड इन बायोटिक कंपोनेंट्स। ठीक है, और अबायोटिक कंपोनेंट्स में क्या आएगा, जितनी भी नॉन लिविंग थिंग्स हैं। तो नॉन लिविंग थिंग्स क्या क्या हो गई, नॉन लिविंग थिंग्स हो गया हमारे पास में रॉक्स, सॉइल, एयर एंड वाटर, ये सारे के सारे क्या कहलाते हैं, हमारे नॉन लिविंग थिंग्स कहलाती हैं, और ये सभी किसका पार्ट है, अबायोटिक कंपोनेंट्स का पार्ट है। Okay, we know that some plants grow from seeds. Let us look at some abiotic factor and their effect on seeds as they grow into young plants. बेटा ये जो अबायोटिक फैक्टर्स होते हैं ये भले ही नॉन लिविंग थिंग्स हों, लेकिन हमारी लाइफ में, हमारे जीवन में इनका बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान होता है। कैसे, जैसे एयर है तो सभी लिविंग थिंग्स को एयर की ज़रूरत है। सनलाइट है तो सनलाइट क्या है, नॉन लिविंग थिंग में आएगी, लेकिन सनलाइट के बिना क्या हम कोई कृषि कर सकते हैं, हम कोई फार्मिंग कर सकते हैं, नहीं कर सकते ना। ठीक ऐसे ही वाटर, तो वाटर किस में आएगा, नॉन लिविंग थिंग में आएगा, लेकिन सभी लिविंग थिंग्स को वाटर की बहुत ज़रूरत होती है। तो यहाँ पर ये कहा गया है कि जो नॉन लिविंग थिंग्स होती हैं उनका लिविंग थिंग्स की लाइफ में बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले किया जाता है। नाउ सेकंड है आपके पास में एक्टिविटी, सेकंड में आपके पास में डेफिनेशन आ रही है, इसे अंडरलाइन कर लें कि जर्मिनेटेड क्या होता है। तो इसकी स्टडी हम इस बुक में, अब ये हमारे पास थर्ड टाइप में हम लोग कर रहे हैं। फर्स्ट चैप्टर नंबर सेकंड में किया, उसके बाद में हमने चैप्टर नंबर
7 में किया और अब हम लोग वापस से यहाँ पर वही स्टडी कर रहे हैं। तो आपको बहुत अच्छे से पता होगा कि जो मूंग सीड्स हैं उन्हें हम रात में भिगो दें और उसके बाद में क्या करें कि उन्हें हम एक कॉटन के क्लॉथ के अंदर रैप कर दें। तो हम लोग क्या देखते हैं कि तकरीबन 3-4 डेज़ बाद में हम क्या देखते हैं कि सीड टर्न इनटू अ स्प्राउट। सीड किस में कन्वर्ट हो जाता है बेटा? स्प्राउट में कन्वर्ट हो जाता है। एंड इट कॉल्ड द जर्मिनेटेड दिस वे द बिगिनिंग ऑफ द न्यू प्लांट फ्रॉम सीड। इसे हम कहते हैं कि जो बीज है वो अंकुरित हो गया है और यहीं से ही उस सीड का एक नया प्लांट बनने की जो जर्नी है वो स्टार्ट हो जाती है। नेक्स्ट है हमारे पास में यहाँ पर इस पैराग्राफ के अंदर आप देखिए, In fact, these abiotic factors are important for all living organism। तो ये मैंने आपको बताया कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उनके लिए अबायोटिक फैक्टर का बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान होता है। नाउ नेक्स्ट आप देखिए यहाँ पर, नेक्स्ट पेज पर चलते हैं हम। ये इम्पॉर्टेंट पैराग्राफ आ रहा है और पैराग्राफ क्या है कि एडेप्टेशन एनिमल्स adaptation does not take place in a short time or thousands of years. The abiotic factor of a region change. Those animals which cannot adapt to these changes die out and only the adapted ones survive. Animals adapt to different abiotic factors in a different ways. The result is variety of organisms present in different habitat। ये पैरा बहुत ही इंपॉर्टेंट है बेटा, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। और यहाँ पर ये बताया गया है कि एडेप्टेशन कभी अचानक नहीं होते बल्कि थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स लग जाते हैं और किसी जगह के अबायोटिक फैक्टर्स के अंदर जो चेंजेस आते हैं उसी की वजह से एडेप्टेशंस भी चेंजेस होते हैं। इसके बाद में बताया गया है कि वो एनिमल जो कि एडेप्टेशंस को फॉलो नहीं करते उनकी मृत्यु हो जाती है, वो मर जाते हैं और जो वक्त के हिसाब से, मौसम के हिसाब से, वातावरण के हिसाब से खुद के अंदर अनुकूलताएं विकसित कर पाते हैं, केवल वही एनिमल्स उन बदलते हुए मौसम के हिसाब से जीवित रह पाते हैं, बदलते हुए वक्त के हिसाब से जीवित रह पाते हैं। देन अडेप्टेशन डज नॉट टेक प्लेस इन अ शॉर्ट टाइम। तो ये समझ में आया कि भाई जो एडेप्टेशंस होते हैं, अनुकूलताएं होती हैं, वो किसी एक समय के अंदर नहीं होती, थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स लग जाते हैं उनको होने में और होने के बाद में ही कोई एनिमल जो है किसी स्पेशल हैबिटेट के अंदर रह पाता है। नाउ नेक्स्ट है हमारे पास में अ जर्नी टू डिफरेंट हैबिटेट। यहाँ पर हम कुछ टेरेस्ट्रियल हैबिटेट की स्टडी कर रहे हैं और फर्स्ट पैरा के अंदर बताया गया है कि अभी थोड़ी देर पहले जो सेकंड पार्ट था हमारा इस चैप्टर का, उसके अंदर हमने क्या करा था, उसके अंदर हमने कैमल की स्टडी करी थी कि किस तरीके से डेजर्ट में रहने के लिए उसकी बॉडी के अंदर कुछ एडेप्टेशंस पाए जाते हैं। तो इसके अलावा और कौन कौन से एनिमल हैं जो कि डेजर्ट के अंदर जिंदा रह पाते हैं? तो यहाँ पर है रैट्स एंड स्नेक विच डू नॉट हैव द लॉन्ग लेग्स। इनके पास तो ऊंची टांगें नहीं होती जैसी कैमल के पास में होती, तो फिर ये कैसे रह पाते हैं पूरे दिन की गर्मी को, ये किस तरीके से सहन कर पाते हैं? These animals come out only during the night when it is cooler। ये बताया गया है कि जब दिन की बहुत तेज़ गर्मी होती है, टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है, उस टाइम पे रैट्स और स्नेक्स जो होते हैं बेटा वो ज़मीन के अंदर, उनकी जो बिल होते हैं उनके अंदर वो रहते हैं और जब रात के अंदर टेम्परेचर कम हो जाता है, ठंडक हो जाती है, तब ये अपने घर में से बाहर आते हैं। नेक्स्ट है डेजर्ट प्लांट्स। अब यहाँ पर हमने एनिमल्स की तो स्टडी कर ही ली है, तो अब हम क्या करते हैं, अब हम कुछ डेजर्ट प्लांट्स की भी स्टडी करके देखते हैं। ओके, नाउ नेक्स्ट है डेजर्ट प्लांट्स लॉस वेरी लिटिल वाटर थ्रू ट्रांसपिरेशन। The leaves in desert plants are either absent, very small, or they are present in the shape of spines। जो मरुस्थल के अंदर, रेगिस्तान में जो प्लांट्स पाए जाते हैं उनमें पानी का जो ट्रांसपिरेशन होता है, जो ट्रांसपिरेशन का जो प्रोसेस होता है जिसके अंदर प्लांट्स के अंदर प्रेजेंट वाटर जो होता है वो वेपर बन के कम आउट होता है और वेपर बन के उड़ जाता है ना। तो ये इसकी स्टडी हम लोगों ने करी रखी पहले ट्रांसपिरेशन की।
तो जो ट्रांसपिरेशन का प्रोसेस होता है बेटा वो डेजर्ट प्लांट्स के अंदर बहुत कम होता है, बहुत कम। और इनकी जो लीव्स होती हैं, जो पत्तियाँ होती हैं, या तो वो एब्सेंट होती हैं या फिर वो बहुत छोटी होती हैं या फिर वो कांटों के रूप में होती है, स्पाइंस के रूप में होती हैं। दिस हेल्प्स इन रिड्यूसिंग लॉस ऑफ वाटर फ्रॉम द लीव्स थ्रू ट्रांसपिरेशन। ये पत्तियाँ, ये लीव्स जब कांटों के रूप में बदल जाती हैं तो इसकी वजह से जो ट्रांसपिरेशन का प्रोसेस है ये बहुत कम होता है। द लीफ लाइक स्ट्रक्चर यू सी इन अ कैक्टस इज इन फैक्ट इट्स स्टेम। जो पत्तियों के जैसे स्ट्रक्चर हमें कैक्टस के अंदर दिखाई देता है, एक्चुअल में वो क्या है बेटा, वो उसका स्टेम है। देखिए आपके यहाँ पर ये 2 टाइप्स के अंदर यहाँ पर दिया गया है बेटा, ये फर्स्ट एंड ये सेकेंड। तो इसके अंदर ये जो आप लीफ वाला जो पार्ट देख रहे हैं ना, एक्चुअल में ये कैक्टस के प्लांट का स्टेम है। क्या है? स्टेम है। ओके, नाउ नेक्स्ट बताया जा रहा है आगे हमें कि द लीफ लाइक स्ट्रक्चर यू सी इन कैक्टस इन फैक्ट इज स्टेम। फोटोसिंथेसिस इन दीज प्लांट्स इज यूजुअली कैरिड आउट बाय द स्टेम्स। हमने फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस की स्टडी की है ना, प्रकाश संश्लेषण अभिक्रिया क्या होती है, जिसके अंदर प्लांट्स में जो ग्रीन कलर का पिगमेंट प्रेजेंट होता है जिसे हम क्लोरोफिल कहते हैं। ये क्लोरोफिल वाटर एंड सनलाइट की प्रेजेंट में और कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करके लीव्स अपना खाना खुद बनाती हैं। और ये जो प्रोसेस होता है, इस प्रोसेस को हम फोटोसिंथेसिस कहते हैं। इसके एंड प्रोडक्ट के रूप में हमें C6H12O6 और ऑक्सीजन मिलती है। ऑक्सीजन क्या करते हैं, ये लीव्स जो होती हैं वो बाहर निकाल देती है स्टोमेटा से, और जो एनिमल्स होते हैं, ह्यूमन बीइंग होते हैं, वो इस ऑक्सीजन का यूज़ कर लेते हैं। ठीक है, तो ये जो फोटोसिंथेसिस का जो प्रोसेस होता है वो डेजर्ट प्लांट के अंदर उनके स्टेम से होता है ना। इंटरेस्टिंग वेरी। और क्या कह रही है कि द स्टेम इज ऑल्सो कवर्ड विद अ थिक वैक्सी लेयर विच हेल्प्स टू रिटेन वाटर। मोर डेजर्ट प्लांट हैव रूट्स दैट गो वेरी डीप इनटू द सॉइल फॉर एब्जॉर्बिंग वाटर। जो डेजर्ट प्लांट होते हैं उनकी जो लीव्स होती है उसके ऊपर क्या पाया जाता है बेटा, वैक्स की सरफेस पाई जाती है। इसकी वजह से जो ट्रांसपिरेशन का प्रोसेस है वो और कम हो जाता है। आया समझ में? और इनकी जो रूट होती है वो ज़मीन में बहुत अंदर तक, गहराई तक गई हुई होती है। तो इसमें हमने क्या समझा कि जो डेजर्ट प्लांट होते हैं उनकी जो रूट हैं वो बहुत डीप होती है ताकि वो नीचे अंदर गहराई से वाटर को एब्जॉर्ब कर सके। तो आया डेजर्ट जो हैबिटेट है उसके अंदर किस तरीके के प्लांट और एनिमल पाए जाते हैं। नाउ नेक्स्ट है हमारे पास में माउंटेन रीजन। ओके, माउंटेन रीजन में क्या है बेटा, दीज हैबिटेट्स आर नॉर्मली वेरी कोल्ड। ये कैसे होते हैं, ये वाला जो हैबिटेट होता है ये बहुत ठंडा होता है और यहाँ पर बहुत ठंडी हवाएं चलती रहती है। और क्या होता है कि जब सर्दियाँ आती है तो उसमें स्नोफॉल भी होता है, यानी कि बर्फ़ भी गिरती है। देयर इज़ अ लार्ज वैरायटी ऑफ प्लांट्स एंड द एनिमल्स लिविंग इन द माउंटेन रीजन। माउंटेन रीजन के अंदर बहुत बड़ी मात्रा के अंदर प्लांट्स और एनिमल्स पाए जाते हैं जो कि अलग अलग तरह के होते हैं। ओके, नाउ नेक्स्ट है कि यहाँ पर जो प्लांट्स पाए जाते हैं, जो ट्रीज़ यहाँ पाए जाते हैं वो कैसे होते हैं। तो देखिए बेटे इस पैराग्राफ के अंदर, यस, these trees are normally cone shaped and have sloping branches। ये जो ट्रीज़ माउंटेन रीजन के अंदर पाए जाते हैं इनमें क्या होता है, इनका जो शेप होता है वो कोन शेप होता है। कोन शेप का मतलब समझते हैं बेटे आप? कोन शेप का मतलब हो गया दिस टाइप में, ये ऐसा है ना, इसे हम कहते हैं कोन शेप। तो ऊपर से तो ये इस तरीके का होता है और नीचे से जो प्लांट होते हैं वो इस तरीके से फैले हुए होते हैं, ये देखिए आप, है ना। और इस तरीके से ये इसकी ये हो गया, तो ये जो शेप होगी वो इस तरीके की, उसको अपन कहते हैं कोन शेप। ओके, नाउ जो ट्रीज़ यहाँ पाए जाते हैं वो कोन शेप होते हैं एंड स्लोपिंग ब्रांचेस। जो ब्रांचेस होती है वो कैसी होती है, स्लोपिंग होती है ब्रांचेस। द लीव्स ऑफ सम ऑफ दीज ट्रीज आर नीडल लाइक। इनकी जो पत्तियाँ होती है वो कैसे होती है, नीडल लाइक होती है, सुई होती है ना बेटा, सुई की जैसी होती है इनकी जो लीव्स होती हैं।
दिस हेल्प्स टू रेन वाटर एंड स्नो टू स्लाइड ऑफ ईजिली। सुई की जैसी लीफ पाए जाने की वजह से जब स्नोफॉल होता है तो वो बर्फ़ जो होती है ना बेटे, वो ऊपर प्लांट के ऊपर ऐसे जमती नहीं है, वो नीचे की तरफ गिर जाती है, क्योंकि एक तो ब्रांचेस उसके स्लोपी हैं और जो लीव्स पाई जा रही हैं वो भी कांटेनुमा पाई जाती हैं, निडिलनुमा पाई जाती हैं, इसीलिए वो नीचे की तरफ चली जाती हैं। इसके बाद में नेक्स्ट हमें बताया गया है कि दिस हेल्प्स द रेन वाटर एंड स्नो to slide off easily. There could be trees with shapes very different from these that are also present on mountains. यही वजह है कि माउंटेन रीजन में जो ट्रीज़ पाए जाते हैं उनका शेप और रीजन में पाए जाने वाले प्लांट्स की तुलना में, ट्रीज़ की तुलना में अलग होता है। दे मे हैव डिफरेंट काइंड ऑफ एडेप्टेशन टू सर्वाइव ऑन माउंटेन्स, इसीलिए उनके अंदर ये अनुकूलताएं पाई जाती हैं, इस तरह के फीचर्स पाए जाते हैं ताकि वो माउंटेन रीजन के अंदर बहुत इजी तरीके से सर्वाइव कर सकें। नाउ एनिमल्स कैसे पाए जाते हैं यहाँ पर, तो एनिमल्स लिविंग इन द माउंटेन रीजन आर ऑल्सो अडेप्टेड टू द कंडीशंस। इनमें भी बहुत अलग अलग तरह की अडेप्टेड कंडीशंस पाई जाती हैं एनिमल्स में। दे हैव थिक स्किन और फर टू प्रोटेक्ट दैम फ्रॉम कोल्ड। ये बहुत इंपॉर्टेंट है बेटे, इस चीज़ को आप समझिए कि देखिए जब माउंटेन रीजन मैंने आपको पहले बताया कि भाई वहाँ पे ठंडी हवा चलती है और जो बर्फ़ है वो वहाँ पर स्नोफॉल होता है, तो उसकी वजह से क्या होता है कि यहाँ पर जो एनिमल्स पाए जाते हैं उनके अंदर जो फर पाया जाता है ना बेटा, उनकी जो स्किन होती है वो बहुत थिक होती है ताकि उन्हें ठंड ना लग सके। फॉर एग्जाम्पल याक हैव लॉन्ग हेयर। याक में क्या होता है, बहुत लंबे लंबे बाल होते हैं उसके, जिसकी वजह से उसकी बॉडी गर्म रहती है। एंड जो लियोपार्ड होता है उसके अंदर क्या होता है बेटा, जो फर होता है वो बहुत थिक होता है उसका, और उसकी जो फेट होते हैं और जो उसका टोज़ होता है वो सब बॉडी जो होती है ना, मतलब इस तरीके से एडेप्टेशन पाए जाते हैं ताकि वो बर्फ़ के अंदर ईजी तरीके से चल सके। ओके, नेक्स्ट यहाँ पर दिया है आपका कि दिस प्रोटेक्ट फीट फ्रॉम द कोल्ड व्हेन इट्स वॉक्स ऑन द स्नो। द माउंटेन्स गॉड हैज़ स्ट्रॉन्ग hooves for running up the rocky slopes of the mountains। तो इस तरीके से जो गॉड है, जो माउंटेन गॉड है, उसके अंदर भी अलग तरह का एडेप्टेशन पाया जाता है ताकि वो वहाँ पे सरवाइव कर सके। तो आया यहाँ तक का टॉपिक आपको समझ में बेटा। अब नेक्स्ट जो पार्ट हम लोग लेंगे उसके अंदर हम ग्रासलैंड की और जो ओशियंस के अंदर किस तरह के एडेप्टेशन पाए जाते हैं उसकी स्टडी करेंगे। थैंक यू वेरी मच।